मैनेजमेंट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के लिए आप इनका जो सही आंसर है वो देंगे और उसके बाद डिस्कशन के बाद में हम इनको जानेंगे इनका सही आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये 5 फंक्शंस हम एनसीईआरटी की बुक में भी देखते हैं, 12th लेवल पे ज्यादातर इन्हीं को पढ़ाते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस के तौर पे। ये किस थिंकर ने दिए हैं यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज द अदर नेम फॉर, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इनमें से किसका दूसरा नाम है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या नॉन मैनेजरियल लेवल? तो लास्ट में इनका सही आंसर जानेंगे और अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेनरी फ्योल ने डिफाइन किया मैनेजमेंट को इस तरीके से कि मैनेज करने का मतलब है फोरकास्ट करना और प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, आदेश देना, कमांड देना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। इसमें हेनरी फ्योल ने इस तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस है काम करने की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें 3 टर्म्स आई मैनेजमेंट की प्रोसेस में, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, कि यह एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई काम करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ। प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इनका यहाँ पे क्या यूज है? सबसे पहले प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है ए सेट ऑफ स्टेप्स, एक पूरा प्रोसीजर। तो जब मैनेजमेंट को एज ए प्रोसेस हम मानते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस का सेट है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किए जाते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क, काम को करना राइटली, ठीक तरीके से, विद मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पे, और विद नो वेस्टेज, और बिना किसी वेस्टेज के, मतलब ठीक तरीके से काम को करें अच्छे तरीके से, तो एफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग्स, जो काम आपको मिला है उसको करना, इन अचीविंग गोल्स विद इन टाइम लिमिट, और टाइम लिमिट के दौरान ही अपने गोल को अचीव कर लेना, ये इफेक्टिवनेस है। क्रीटनर ने डिफाइन किया मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो क्रीटनर भी मानते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस है वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, ये लोगों के द्वारा काम कराने की और उनके साथ काम करने की एक प्रोसेस है। इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव किया जाए, और एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज किया जाए, अच्छे तरीके से यूज किया जाए चेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में भी, इन्होंने भी, क्रीटनर ने भी बताया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है लोगों के साथ काम करने की और लोगों से काम कराने की। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की प्रोसेस है। ये भी बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एफिशिएंटली काम करने का तरीका है। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूमैन, समर, एनवायरन, इन्होंने डिफाइन किया मैनेजमेंट को कि जॉब ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट का काम क्या है। तो मैनेजमेंट का काम है मेक कोऑपरेटिव एंडीवर टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक तरीके से काम करने के लिए एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ए मैनेजर इज वन, इन्होंने बताया कि मैनेजर वो होता है हु गेट थिंग्स डन बाय वर्किंग विद पीपल, जो काम को कराता है, लोगों के साथ करते हुए काम को पूरा कराता है, इन अदर रिसोर्सेज, और दूसरे रिसोर्सेज को यूज करते हुए, ताकि ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा जा सके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि इसका जो एम है वो गोल अचीव करना है। परवेसिव, मैनेजमेंट एक जो प्रोसेस है वो परवेसिव है, मतलब इसकी जरूरत हर जगह होती है और हर तरह की संस्था में होती है। मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशंस हैं,
मैनेजमेंट वर्क का भी करना होता है, मैनेजमेंट पीपल का भी करना होता है और मैनेजमेंट ऑपरेशंस का भी करना होता है। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। टीम एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ग्रुप गोल अचीव हो सके। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट हमेशा कंटिन्यू रहता है। डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट डायनामिक है यानी कि परिवर्तनशील है, समय के अनुसार इसमें बदलाव आते रहते हैं। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, इसको हम देख नहीं सकते बट इसको महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट का जो आउटकम है उसके आधार पे कि बेटर रिजल्ट आए या पूरा रिजल्ट आए। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। संस्था के प्रति मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, मतलब संस्था सर्वाइव करे, बनी रहे लंबे समय तक। प्रॉफिटेबिलिटी, संस्था प्रॉफिट अर्न करती रहे, ताकि प्रॉफिट अर्न करती रहेगी तो वो सर्वाइव रहेगी लंबे समय तक और ग्रो करेगी। और ग्रोथ, ग्रोथ एक्सप्लॉइट करना पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को, जो संभव अपॉर्चुनिटी है हमारे पास उन सबको एक्सप्लॉइट करना, उनको उनसे बेनिफिट लेना ग्रोथ अचीव करने के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के? प्रोड्यूस करना क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल रेट पे, जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी समाज के लिए। कम्युनिटी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए स्कूल और क्रेसेस प्रोवाइड कराना, बनाना, स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनाती हैं संस्थाएं। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जो मेथड है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यहां पे जो पर्सनल है इसका मतलब एम्प्लॉय से है, पर्सनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो लोगों के प्रति क्या मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रोवाइडिंग गुड सैलरीज एंड पर्क्स टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी और पर्क्स मिले। सोशल और सेफ्टी नीड एम्प्लॉइज की पूरी हो। इंप्लीमेंट किया जाए और मॉनिटर किया जाए पॉलिसीज को जो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है एम्प्लॉइज के। रिकॉन्साइल किया जाए पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी बनाए रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, व्यक्तिगत उद्देश्य है, उनको रिकॉन्साइल किया जाए, वो एक दूसरे की प्राप्ति में सहायक हों। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का महत्व क्या है? तो इसका महत्व है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ये ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ इंटीग्रेट करके। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? रिड्यूसिंग कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस करके और प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके। प्रिपेयर टू फेस डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए संस्था को रेडी करता है। कैसे करता है? कन्विंसिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कन्विंस करके चेंजेस के लिए। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल, पर्सनल गोल को अचीव करने में भी मदद करता है। कैसे करता है? बाय प्रोवाइडिंग राइट डायरेक्शन, उनको सही निर्देश दे करके। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। कैसे करता है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके, गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करके। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है? मैनेजमेंट के नेचर के तौर पे जब देखते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट के तौर पे, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो आर्ट का मतलब क्या है ये जानना है उसके लिए हमें। आर्ट का मतलब होता है आर्ट इज द स्किलफुल इन पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, किसी व्यक्ति के पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसका वो स्किलफुल तरीके से अप्लाई करे, तो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो आर्ट कहलाता है। इट कैन बी एक्वायर्ड, ये जो आर्ट है इसको एक्वायर किया जाता है थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। अब फीचर्स ऑफ आर्ट, आर्ट की फीचर क्या है? आर्ट की फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए तभी वो उसको अप्लाई करता है, आर्ट करता है अपनी कोई। अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसका जो यूज है वो पर्सनलाइज्ड है, मतलब पर्सन टू पर्सन है। एक ही चीज को 10 लोग जानते होंगे लेकिन 10 लोग को करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है, मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें निखार आता है। इंप्रूव विद एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ इसमें इंप्रूवमेंट होता है, सुधार होता है।
ये जितने भी फीचर हैं आर्ट की, ये सब की सब मैनेजमेंट में विद्यमान है, मैनेजमेंट में भी मिलती हैं, और इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट पूरी तरह से एक आर्ट है। अब है मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस के तौर पे मैनेजमेंट को देखने के लिए साइंस का मीनिंग समझना होगा। साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीका जो एक्सप्लेन करता है सर्टेन जनरल ट्रुथ्स को और द ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉज। जो जनरल लॉज है जो पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं और जो सर्टेन जनरल ट्रुथ हैं, उनका जो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है नॉलेज का, उसी को साइंस कहते हैं। फीचर्स ऑफ साइंस, साइंस की फीचर क्या है? पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का एक सिस्टमेटिक बॉडी है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, इसके जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस की जो वैलिडिटी है वो यूनिवर्सल होती है, मतलब साइंस का कोई लॉ अगर इंडिया में एप्लीकेबल है वो अमेरिका में भी एप्लीकेबल होगा। बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स, इन फीचर्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में कुछ फीचर्स हैं साइंस की और कुछ नहीं है। जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो ये तो मैनेजमेंट भी है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, अपने थ्योरीज हैं। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ये पूरी तरह से सही नहीं है। साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं प्रिंसिपल्स का और उनका रिजल्ट हमेशा एक जैसा होगा। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का ऐसा संभव नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट करके देखें और हमेशा रिजल्ट एक जैसा आए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें बदलाव आ जाता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, आर्मी में डिसिप्लिन, जो प्रिंसिपल का डिसिप्लिन है तो वो वहां पे भी एप्लीकेबल है, एक कंपनी में भी एप्लीकेबल है, स्कूल में भी एप्लीकेबल है, बट तीनों में उसकी जो डिग्री है उसमें फर्क आता चला जाएगा। आर्मी में अलग टाइप के डिसिप्लिन की जरूरत है, फैक्ट्री कंपनी में अलग टाइप का डिसिप्लिन चाहिए, स्कूल कॉलेज में अलग टाइप का डिसिप्लिन चाहिए। तो जो वैलिडिटी है इसकी वो यूनिवर्सल नहीं है मैनेजमेंट की, इसलिए कुछ फीचर हैं कुछ नहीं है, और इस कारण से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनके बारे में कहा जाता है तो वो उतने एक्यूरेट या यूनिवर्सल नहीं है जितने कि फिजिकल साइंसेज में होते हैं। फिजिकल साइंसेज यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, इसलिए इसको कंप्लीट साइंस नहीं कहा जाता है और इसको मैनेजमेंट को एक इनकम्प्लीट साइंस कहा जाता है, इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। साइंस तो है बट इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के तौर पे, प्रोफेशन का मतलब समझना होगा। प्रोफेशन का मतलब एक ऐसे ऑक्यूपेशन से होता है जिसमें लोग स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं पहले, फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को और उसके बदले में सर्विसेज देने के बदले में डायरेक्ट और डेफिनेट कंपनसेशन यानी कि अपनी फीस प्राप्त करते हैं। ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन की जो फीचर्स है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सर्विस मोटिव होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। अब इसमें भी जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है तो ये तो मैनेजमेंट में भी रहता है, सर्विस मोटिव मैनेजर्स का भी होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऐसा कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो प्रोफेशनल होते हैं, बाकी जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट है, तो वहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड उसको है जो क्वालिफाई करके आएगा एग्जाम, केवल वही काम करेगा, यानी कि एमबीबीएस करके या कोई ना कोई डिप्लोमा करके, सर्टेन डिग्री डिप्लोमा करके ही मेडिसिन के उसमें प्रोफेशन में कोई पर्सन आ सकता है। एडवोकेट बनने के लिए उसको लॉ की डिग्री करनी पड़ेगी, बट मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री करनी पड़े। आप एमबीए हो भी सकते हैं, आप बीबीए हो सकते हैं, आप एमएससी हो सकते हैं, बीए हो सकते हैं, ऐसा नहीं आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिग्री होना कोई बहुत जरूरी नहीं है, तो एंट्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन हालांकि मैनेजमेंट के मामले में है है कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, बट उन एसोसिएशन का मेंबर बनना किसी को जरूरी नहीं है मैनेजर बनने के लिए, जबकि लॉ में, मेडिसिन में जरूरी होता है। आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना पड़ेगा इंडिया में अगर आपको लॉ में प्रैक्टिस करना है तो।
एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी कोई नहीं है मैनेजमेंट का, जैसे एडवोकेट्स का होता है, डॉक्टर्स का होता है। जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है इसका मतलब होता है कंडक्ट का मतलब व्यवहार, कोड का मतलब उसके लिखित रूल्स, और एथिकल मतलब एथिकल यानी कि एथिक्स से रिलेटेड, आचरण से संबंधित। तो एक व्यक्ति के आचरण से संबंधित जो लिखित रूल होते हैं वो बाकी प्रोफेशंस में है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। तो इस कारण से जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है प्रोफेशन के को। हालांकि इसमें कुछ फीचर्स प्रोफेशन की हैं और कुछ ऐसी हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड कंडक्ट की भी बनाने की बात चल रही है, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक डेवलपिंग प्रोफेशन है। मैनेजमेंट जो है इसको डेवलपिंग प्रोफेशन माना जाता है। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लेवल। मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसमें उसके डेजिग्नेशंस और फंक्शंस क्या हैं। टॉप लेवल पे जो डेजिग्नेशंस होते हैं उसमें सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, जीएम, वीपी ये सब आ जाते हैं। दरअसल टॉप लेवल का मतलब होता है वो पर्सन जो पूरी संस्था की नीति बनाते हैं, पूरी संस्था से रिलेटेड होते हैं। इनका फंक्शन होता है सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना, पॉलिसी प्रिपेयर करना, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना और मॉनिटरिंग करना एक्टिविटीज का और रिसोर्सेज का, कंट्रोल करना वर्क परफॉर्मेंस को और अप्रूव करना बजट्स को। नेक्स्ट है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के जो डेजिग्नेशन और फंक्शंस हैं, तो मिडिल लेवल के डेजिग्नेशन से डिपार्टमेंटल या सब डिपार्टमेंटल या डिविजनल हेड, जैसे मार्केटिंग का हेड या सेल्स का हेड, ये सब जो होते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजर्स कहे जाते हैं। इनके जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं प्लान को, पॉलिसीज को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बनाई हैं उनको एग्जीक्यूट कराना, उनका पालन कराना। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप प्रिपेयर करते हैं और एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये इशू करते हैं इंस्ट्रक्शन और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को। इसके अलावा ये इंश्योर करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन, जो बाकी डिपार्टमेंट है उनमें जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन है वो मेंटेन रहे, इस बात को भी वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है लोअर लेवल। अब लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है, ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसके डेजिग्नेशन और फंक्शन, इसके डेजिग्नेशन सुपरवाइजर, फोरमैन, इंस्पेक्टर और आजकल नए नए इसके डेजिग्नेशन आ रहे हैं जैसे टीम लीड, बॉस, ये भी बोले जाता है। फॉरवर्डिंग सजेशंस एंड फीडबैक टू द टॉप लेवल, इनका जो काम होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का या लोअर लेवल मैनेजर्स का, इनका काम होता है सजेशन फॉरवर्ड करना या फीडबैक देना टॉप लेवल मैनेजमेंट को मिडिल लेवल मैनेजमेंट के माध्यम से। मिडिल लेवल को ये देंगे फिर वो टॉप तक पहुंचेगा। मेंटेन करना मोरल, सेफ्टी और डिसिप्लिन वर्क फोर्स के बीच में, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं ये डायरेक्टली उनके ऊपर काम करते हैं, उनको ओवरसी करते हैं, देखते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं काम की। असिस्ट द मैनेजमेंट, इसके अलावा मैनेजमेंट को ये सहायता भी करते हैं सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और प्रमोशन ऑफ वर्कर्स में। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, तो मैनेजमेंट के जो कॉमन फंक्शंस हैं उनमें प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइडिंग करना आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ड्यूटी असाइन करना, ग्रुप टास्क जो है उनको तय करना, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करना लोगों की, और जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उनको कैरी आउट करना एक स्पेसिफिक प्लान के लिए। मतलब जिस प्लान को हमने बनाया है उसको पूरा करने के लिए हम पूरा ढांचा तैयार करते हैं, हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, उनके इस्टेब्लिश करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं कि टॉप पोजीशन पे कौन सा पोस्ट रहेगा, उसके अंडर कौन सा पोस्ट रहेगा, उनके फंक्शंस क्या होंगे, ये तय करते हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जो हमने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया अब उसकी पोजीशंस को फिल करना है, ये स्टाफिंग का काम है। ये वर्कफोर्स प्लानिंग के साथ शुरू होता है और इसमें डिफरेंट फंक्शंस किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके बाद डायरेक्टिंग, जब स्टाफिंग यानी कि पोजीशन फिल कर दी हमने तो अब बारी आती है कि उनको हम निर्देश देंगे ताकि वो काम करें। इसमें इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, काउंसिल करना, मोटिवेट करना, लीडिंग करना, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो अंतिम लास्ट फंक्शन माना जाता है कि जब हमने डायरेक्ट भी कर दिया एम्प्लॉइज को तो अब यह देखना कि वो उस काम को जैसे हमने बताया था उसी तरीके से करें, जो हमने प्लान किया था वो प्लान हमारा अचीव हो जाए, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से वो अचीव हो जाए, इस बात को इंश्योर करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है।
अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय डिफरेंट थिंकर्स, ये मैनेजमेंट के कॉमन फंक्शंस थे, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग फंक्शन दिए। कुछ मेजर जो थिंकर्स हैं उनके फंक्शंस को देख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शन किसने सजेस्ट किए हैं। जॉर्ज रॉबर्ट टेरी ने 4 फंडामेंटल फंक्शन बताए मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग। ऐसे ही हेनरी फेयोल ने 5 फंक्शन बताए मैनेजमेंट के, प्लानिंग, इसमें फोरकास्टिंग भी शामिल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन हेनरी फेयोल ने बताए हैं। अकॉर्डिंग टू आरसी डेविस ने 3 फंक्शंस बताए हैं, प्लानिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग। और लूथर गुलिक एंड लेंडाल उर्बिक ने ये पोस्ट कॉर्ब नाम से एक इन्होंने टर्म दी है, जिसमें इन सभी लेटर्स के अलग अलग मीनिंग है। 7 फंक्शन इन्होंने बताए हैं, उसमें हर एक लेटर एक फंक्शन को बताता है। जैसे पी का मतलब प्लानिंग है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग है, एस का मतलब स्टाफिंग है, डी का मतलब डायरेक्टिंग है, और ये जो सी ओ यहाँ पे दिख रहा है ये एक ही फंक्शन के लिए यूज किया है। सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेशन है, आर का मतलब रिपोर्टिंग है, और बी का मतलब बजटिंग है। इसके अलावा हेरोल्ड कुंटस एंड सिरिल ओडोनेल, इन्होंने 5 फंक्शन बताए हैं। इन्होंने जो फंक्शन बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ये इंश्योर करना कि जो भी वेरियस एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें यूनिटी बनी रहे, इस बात को इंश्योर करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में कहा जाता है कि ये मैनेजमेंट का एसेंस है। एसेंस का मतलब होता है कि ये प्रबंध का सार है, मतलब मैनेजमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, बिना इसके मैनेजमेंट हो नहीं सकती है। इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये एसेंस है मैनेजमेंट का। इसकी फीचर्स है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट, उनमें इंटीग्रेशन लाता है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है कि जो अनायास नहीं होता, अकस्मात नहीं होता है, बल्कि प्लान करके किया जाता है। ऑल परवेसिव फंक्शन, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का महत्व क्या है? ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, ये इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनको समाप्त कराता है, ये प्रमोट करता है हार्मोनियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स को, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में हाई डिग्री ऑफ मोरल एम्प्लॉइज के बीच में। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस में होता है और ये मैनेजमेंट के हर लेवल पे रहता है, इसलिए इसको एसेंस कहा जाता है। जैसे प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, किस लिए? कि जो मास्टर प्लान है और डिपार्टमेंटल प्लान है उसमें कोऑर्डिनेशन हो। ऑर्गेनाइजिंग में जरूरत है कि ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो। इसके अलावा अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्योंकि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग जिस पर्सन को एम्प्लॉय करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी, इनमें भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी क्वालिटी चाहिए। डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। डायरेक्टिंग में कई काम होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इनके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट करे वो हमें अचीव हो जाए, हमारे एक्चुअल रिजल्ट से वो मेल खाएं। तो ये भी इसके लिए भी हमें कंट्रोलिंग की जरूरत होती है कि हमारे जो स्टैंडर्ड है वो एक्चुअल रिजल्ट के साथ मेल खाने चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन नीडेड है ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये था आज का डिस्कशन, और अब आज के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको ABC करके समझें, ABCD। मैनेजरियल फंक्शन, ये क्योंकि डिस्कशन में आ ही चुका है सीधे सीधे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको देने वाले हैं हेराल्ड कुंटज और सिरिल ओडोनेल। इसके बाद है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज द अदर नेम फॉर, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो है वो अन्य नाम है किसका? इसको भी ABC कर लें, ABCD। तो ये दिया है लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट को फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ही कहा जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट एक ही बात है, और इसमें सुपरवाइजर, फोरमैन, इंस्पेक्टर, जो लोग वर्क फोर्स पे डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं वो आते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने व्यूज भी बता सकते हैं, और जो व्यूज आते हैं उनको मैं कोशिश करता हूं आने वाले वीडियोज में
उनको शामिल करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।